भैया वीडियो शुरू होने से पहले मेरी एक बात बस सुन लो। जो पहला लेक्चर है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन, अभी 1 मिनट बाद ये खत्म होने के मैम जो है वो आपको पढ़ाएंगी। अगर आपको पूरा साइकोलॉजी समझना है, पूरा का पूरा साइकोलॉजी समझना है, तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ये तो पहला एक डेमो लेक्चर है। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के लिंक में, जो कोर्स का लिंक दिया है ना, वहां पे मिलेगा। इसमें मेजर स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियर, दूसरों को कैसे एनालाइज करें, दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ें, कॉग्निटिव दिमाग को कैसे समझें, ह्यूमन सोसाइटी को कैसे समझें, कंसेप्ट्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सब कुछ हमने इस शानदार मॉड्यूल में बताई है। और आपको एक सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, 400 रुपए का है शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एंजॉय द लेक्चर। चलिए फिर हम साइकोलॉजी के इस महान कोर्स की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ और आज के समय में हम साइकोलॉजी को जिस तरीके से जानते हैं उस तरीके से उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो शुरुआत में साइकोलॉजी नाम का जो कोई फील्ड नहीं था, तब लोग जो अपने व्यवहार के बारे में, मन के बारे में बात करते थे, तो वो सारी बातें कौन सी फील्ड में जाती थी? वो सारी बातें फिलोसोफर्स करते थे, दार्शनिक। सो साइकोलॉजी की पहली शुरुआत, जन्म तो फिलोसफी से ही हुई है। तो हम देखेंगे कि साइकोलॉजी के जन्म से पहले कौन से फिलोसोफर्स ने उसके जन्म के लिए पूरे फील्ड को तैयार किया है, और फिर हम देखेंगे कि शुरुआती साइकोलॉजिस्ट कौन थे। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी साइकोलॉजी के ऊपर बात किया हुआ है कि इंसान का मन कैसे काम करता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मन के ऊपर, कि मन किस तरीके से शरीर से अलग है, इसके ऊपर बात की सबसे पहले फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्त ने। रेने डेकार्त के बाद भी लोग आए, जैसे कि जोहान हेबार्ट, जिन्होंने बताया कि मन के भी कई सारे लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस मन अलग, सबकॉन्शियस मन अलग, जिन थियोरीज को बाद में जाके फ्रॉइड ने और ज़्यादा डेवलप किया। हिप्नोसिस के ऊपर बातें और काम 1819 से ही होने लगी थी, जब 1859 के करीब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन दुनिया के सामने रखी। तब लोग मन को भी समझने लगे कि कुछ ऐसा ही है जो जानवरों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा मन, और साथ ही साथ हमारा मन इस तरीके से बना है, हमारा मनोविज्ञान इस तरीके से बना है कि वो हमें सरवाइव करने में मदद करता है। सारे वैज्ञानिक मन को इसी तरीके से देखने लगे थे। 1877 में जब जॉन मार्टिन शार्को हिप्नोसिस के इस्तेमाल से मानसिक बीमारियों को ठीक करने लगे थे, तब धीरे धीरे सबकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। शार्को के काम को देखकर सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी कॉम्प्लेक्स थियोरी ऑफ द माइंड तैयार की। सिगमंड फ्रॉइड से तो पूरी जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट इम्प्रेस हो गए थे, और उनके विचारों के ऊपर उन्होंने मन का अध्ययन शुरू किया और समझना शुरू किया कि एक्चुअली इंसान का मन किस तरीके से काम करता है। एक तरफ अगर सिगमंड फ्रॉइड ये कह रहे थे कि मन के कितने लेवल्स होते हैं, उसी जगह पे उनसे थोड़ी ही दूर जर्मनी में विल्हेम वंट ने सबसे पहला अपना साइकोलॉजी का लैब शुरू किया। ये पहला इंसिडेंस था जब किसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ी जा रही थी। इसी समय कहीं पे दूर महासागर पार करके नॉर्थ अमेरिका में विलियम जेम्स साइकोलॉजी के ऊपर अपने विचार रखना शुरू कर चुके थे, और उन्होंने अपने स्तर पर यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। करीब 1859 के समय ऐसा समय आ गया जब एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके, मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से इंसान का दिमाग क्या क्या कर सकता है, इसे स्टडी किया जाना शुरू होने लगा। जब हर्मन एबिंगॉस इंसान की मेमोरी को स्टडी करने लगे, उनके पहले सब्जेक्ट वो खुद ही थे। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। मुझे पता है आप सारे नाम सुन के चकरा गए होंगे, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रो देना ज़रूरी होता है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत झलक दे दिया है। हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल तक जाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। आपको पता है डॉक्टर बनने के बाद
किसके नाम की कसम खाते हैं? हिपोक्रेट्स के, क्योंकि हिपोक्रेट्स एक बहुत ही महान मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे। हिपोक्रेट्स को लगता था कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के बाइल्स है या लिक्विड्स है, और यही लिक्विड्स डिसाइड करती है कि हम कैसे काम करेंगे, किस तरीके का स्वास्थ्य रखेंगे। कि लिक्विड्स जो है, ये बाइल्स जो है, इनके इम्बैलेंस हो जाने से, बिगड़ जाने पे, बैलेंस बिगड़ जाने पे शरीर में तकलीफें शुरू होती हैं। हिपोक्रेट्स ने अपनी थ्योरी 460 से लेकर 370 BC यानी कि ईसा पूर्व में रखी थी। उससे 200 साल बाद भी उनके दिए हुए विचारों का बहुत प्रभाव था, और तभी रोम के क्लॉडियस गेलन ने मन को लेके अपनी थ्योरी रखी। उन्हें लगता था इंसान की जो पर्सनालिटी है वो भी अलग अलग फ्लूइड्स से डिसाइड होती है। हमारे 4 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं दिमाग में। ये फ्लूइड्स 4 तरीके के कुछ पर्सनालिटी टाइप्स बनाती हैं। पहला पर्सनालिटी टाइप है सैंग्विन पर्सनालिटी। सैंग्विन अर्थात गर्मजोशी से लोगों से मिलने वाला, नए अपॉर्चुनिटीज को लेके खुला महसूस करता है, खुशमिजाज रहता है। आज के समय में हम उसे ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे, सैंग्विन नहीं कहेंगे। ये बहुत पुराना टर्मिनोलॉजी है, हम बस हिस्ट्री सीख रहे हैं इस वक्त, साइकोलॉजी की हिस्ट्री। दूसरे टाइप की पर्सनालिटी है मेलंकोलिक। ये वो लोग हैं जो उदासीन रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुख में ही जीते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से उदास हो जाते हैं, दूसरों से आसानी से मिलते नहीं हैं। गेलन को लगता था कि कहीं कहीं पे यहाँ ये पोएट लोग जो है, कि राइटर लोग जो है, ये लोग थोड़े मेलंकोलिक पर्सनालिटी के हैं। ये अलग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, और फिर उदासीन लिटरेरी वर्क पैदा करते हैं, उदासीन कहानियाँ। तीसरा पर्सनालिटी टाइप है प्लेग्मेटिक। वो लोग जो धीर स्थिर है, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं, यानी कि तर्क संगत बातें सोचते हैं, तर्क संगत काम चुनते हैं। और चौथा है कॉलेरिक पर्सनालिटी। कॉलेरिक पर्सनालिटी के लोग, जैसे कि नाम से लग ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, चिड़चिड़े हैं, जल्दी जल्दी किसी के साथ भी झगड़ा मोल लेते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, छोटी चीज़ पे नाराज़ हो जाते हैं और सामने वाले को पनिश करना चाहते हैं। गेलन को लगता था कि अगर आप अच्छा डाइट वगैरह लेंगे ना, तो आपके टेम्परामेंट में आई हुई जो भी समस्या है वो ठीक हो सकती है। वैसे आज के समय में भी हम ये जानते हैं कि अगर हम हमारे खान पान का ध्यान रखेंगे, डाइट ठीक रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर भी हमारी बॉडी अच्छी रह सकती है। आज के समय में अगर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे ना, तो अभी के मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जानते हैं कि जब भी बॉडी में विटामिन डी या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, तब इंसान उदासीन हो जाता है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तब क्या करना पड़ता है? डाइट ही तो ठीक करना पड़ता है। तो आज जैसे हम समझते हैं कि डाइट को ठीक करने से मानसिक तकलीफ़ों में कहीं पे हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, ठीक उसी तरीके से गेलन भी उस समय यही मानते थे कि डाइट ठीक करो, बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन क्या ये पर्सनालिटी की थियरी काफ़ी है? क्या इसी तरीके के टेम्परामेंट होते हैं? इतने ही टेम्परामेंट होते हैं? नहीं, इंसान का मन तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। 1543 में एंड्रियास वर्सालियस ने गेलन की बताई हुई थियरीज में 200 से भी ज़्यादा गलतियां ढूंढ के निकाली, लेकिन गेलन इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि वर्सेलियस को इस तरीके की बातें कहने के लिए ही पनिशमेंट दी गई थी चर्च की तरफ से कि आप इस तरीके से, किस तरीके से बात ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहना भी महापाप है। अगर आप हिस्ट्री के चैप्टर्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस को रिलीजन से लड़ाई करने में बहुत मेहनत लगी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने जान का जोखिम लेकर अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा किया है। धर्म को साइंटिफिक बातें अच्छी नहीं लगती। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि हर साइंटिस्ट हर बार सही भी हो, लेकिन फिर भी हर साइंटिस्ट की बात कही जानी और सुनी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए यूरोप के एक बहुत ही महान फिलोसोफर पर के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इंसान के खुद को देखने का तरीका ही बदल दिया।
ग्रीक फिलोसोफर्स पहले हमेशा कहते थे कि इंसान और उसकी आत्मा को लेके बहुत सारी बातें की जाती थी कि आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा का उद्देश्य क्या है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारे देश में भी बात होती है। लेकिन रेने डेकार्त पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि आत्मा की बात को साइड में रखो। इंसान का शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे मशीन में अलग अलग पुर्जे होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसान का शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है। और इस मशीन को चलाने के लिए एक और मशीन है जो कि है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन में भी अलग अलग पुर्जे हैं। ये अलग अलग पुर्जे अलग अलग काम करते हैं। ये पहली दफा था जब किसी ने इंसान के मन की तुलना एक मशीन से की थी और सोचा था कि मन भी एक मशीन जैसा काम करता है। जैसे हम मशीन के पुर्जों में बदलाव लाके मशीन के काम में बदलाव ला सकते हैं, वैसे शायद इंसान के मन के पुर्जे या मस्तिष्क के पुर्जों में भी बदलाव लाके इंसान में बदलाव ला सकते हैं। डेकार्त को लगता था कि अगर आत्मा है तो वो कहीं दिमाग के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड में है, यानी कि ठीक वहीं पे जहाँ पे हिंदू लोग बिंदी लगाते हैं उसके पीछे होती है पीनियल ग्लैंड और वहीं पे बैठी होती है हमारी आत्मा। डेकार्त ने इंसान के मस्तिष्क की तुलना बिल्कुल एक फाउंटेन सिस्टम से की थी, क्योंकि वो यूरोप के थे और तब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर फाउंटेन्स थे। यूरोप में जब फाउंटेन्स को चलाना होता है तब एक फाउंटेनियर की जरूरत पड़ती है जो अलग अलग समय पर फाउंटेन की मशीन के पुर्जों को बदल के पानी के प्रेशर को अलग अलग पाइप के थ्रू पे भेजता है और फिर अलग अलग जगह से पानी निकलता है फाउंटेन में, फव्वारे में। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा, वो पीनियल ग्लैंड में बैठी है और वो मस्तिष्क का इस्तेमाल करके शरीर को चलाती है और हमें डिसीजंस लेने में मदद करती है। रेने डेकार्त के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। रेने डेकार्त 1596 से लेके 1650 तक जिए। डेकार्त को बचपन से ही सर्दी खांसी की तकलीफ थी और यूरोप में जिस तरीके की ठंड होती है, सुबह का समय उनको कभी नहीं जमता था। सुबह जो इतनी ठंड होती है तो वो सुबह के समय अपने बिस्तर पे बैठ के मेडिटेशंस करना पसंद करते थे। ध्यान करने से वो ध्यान के इस्तेमाल से अपने विचारों को समझ सकते थे, वो अपने थियरीज को बना पाते थे। उन्हें काम दिया गया था कि स्वीडन की रानी क्रिस्टीना को सिखाना है, पढ़ाना है। क्रिस्टीना चाहती थी कि किसी भी तरीके से रेने डेकार्त सुबह उठ के ही उन्हें पढ़ाए। सुबह उठने के चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होने लगी, उनकी तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर 1650 में न्यूमोनिया के वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी पे काम सिर्फ 20th सेंचुरी से ही शुरू हुआ है। हाँ, 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत भारी काम हुआ है, लेकिन उसके पहले भी एब फारिया जैसे पादरियों ने साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया हुआ है। इनफैक्ट एब फारिया हमारे इंडिया के गोवा में जन्मे पोर्तुगीज एक पादरी है। वो अपने पिता के साथ पादरी बने और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया। एब फारिया ने ये पाया कि कहीं पे हिप्नोसिस से पेशेंट ज़रूर ठीक हो सकते हैं, लेकिन हिप्नोसिस में किसी बड़े तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को हिप्नोटाइज करने की शक्ति ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हिप्नोटिस्ट के अंदर होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो आसानी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो हिप्नोटिज्म का पावर असल में हिप्नोटिस्ट के अंदर नहीं, सब्जेक्ट के अंदर होता है। अगर सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम आसानी से सजेशंस दे सकते हैं तो वो हिप्नोटिज्म के सजेशंस को आसानी से मान लेगा और उसे अगर सजेशंस दिए गए कि अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो, तो फिर वो उस तरीके के सजेशंस को मान लेता है। वैसे हिप्नोसिस इस शब्द को 1843 में स्कॉटलैंड के जेम्स ब्रेड ने तैयार किया था। एब फारिया जब हिप्नोटिज्म की बात कर रहे थे तब वो इसे बुलाते थे लूसिड स्लीपिंग। एब फारिया की जिंदगी से एक कहानी है। एक बार उन्हें
बहुत सारे लोगों के सामने अपना प्रवचन देना था। प्रवचन के पहले वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, डरने लगे, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब वो स्टेज पे खड़े थे। स्टेज के बैक स्टेज से उनके पिताजी ने उनको धीरे से कहा कि एब, घबराओ नहीं, बस यही सोचो ये सारे लोग घास फूस के बने हैं, सूखी घास के बने हुए हैं। ये इमेजिन करते ही एब की सारी घबराहट चुटकियों में दूर हो गई और वो आसानी से अपने व्याख्यान को दूसरों को बता सके, अपनी स्पीच डिलीवर कर सके, अपना प्रवचन कंप्लीट कर सके। इस क्लास में आप देखेंगे कि कई बार कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें किसी ने कहा है, फिर थोड़े समय बाद उस सेम कॉन्सेप्ट को कोई और व्यक्ति कहता है नए शब्दों में। सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, सब लोग ध्यान देने लगते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं उसे। फिर वापस से थोड़े समय बाद एक नया व्यक्ति आता है, उससे सेम बात को कहता है, कुछ नए शब्दों में, थोड़े और नए रिसर्च के साथ, थोड़े और नए प्रूफ के साथ थोड़ा और ऐड करता है। तो इसी श्रृंखला में एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। इस चीज को मैं आपको डिटेल्स में क्लास में आगे भी पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अब हम समझते हैं कि किस तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस पे काम सबसे पहले किया था जोहान हर्बार्ट ने। जोहान हर्बार्ट को ये लगता था कि एक इंसान बचपन से लेके कितनी सारी नए कॉन्सेप्ट्स को सीखता रहता है, नई चीजों को सीख सीख के दिमाग में डालता है, तो इन सारे अलग अलग विचारों के बीच में क्लैश कैसे नहीं होता, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों नहीं होता। जोहान हर्बार्ट को लगता था कि देखो, कोई भी विचार पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होता, जो भी हम अपनी सारी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो दिमाग में जाके कहीं ना कहीं तो बस जाता है। बस कुछ चीजें ऐसी रहती है जिनको लेके हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, हम जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमारी चेतना में वो चीजें रहती हैं, कॉन्शियस मन में, और कुछ चीजें हमारे चेतना से दूर अवचेतन मन में चली जाती है, सब कॉन्शियस दिमाग में चली जाती है, लेकिन सारी एनर्जी, सारे विचार हमारे अंदर जरूर रहते हैं। खत्म या डिस्ट्रॉय तो कुछ भी नहीं होता। जोहान हर्बार्ट जर्मनी के हैं और जर्मन भाषा में एक शब्द है वॉर्सफिलंग। वॉर्सफिलंग का मतलब है वो सारी बातें जो हम मन में करते हैं, वो दिमाग में हमारे जो सारी छवि बनती है, सीन बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, वो सब, और साथ ही साथ हमें जो भावनाएं महसूस होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे मेंटल कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं वॉर्सफिलंग। और उन्हें ऐसा लगता था कि ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, नए कॉन्सेप्ट्स तैयार करती है और ब्रेन में कहीं ना कहीं जाके अपनी जगह बना लेती है। जोहान हर्बार्ट के अनुसार जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हम चेक करते हैं कि इसके जैसा ऑलरेडी कुछ हमारे दिमाग में है क्या। अगर ऑलरेडी कुछ हमारे दिमाग में है तो उसको हम क्लब कर लेते हैं, उसके साथ जोड़ लेते हैं और दिमाग में एक जगह देते हैं तो उसको कि हाँ भाई तुम वहां जाके बैठो। जब कभी नए कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं तब नए कॉन्सेप्ट्स, अजीब कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक लड़ाई होती है। हम समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या करें। जो कॉन्सेप्ट्स हम रख सकते हैं, जो हमारे काम के हैं, जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो तो हमारी चेतना में रहता है, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिनको हम नहीं रख सकते, जो खतरनाक है, भयानक है, उनको हम हमारे अवचेतन मन में भेज देते हैं। जैसे कि आप बचपन में अपने मामा के घर घूमने गए थे। जब मामा के घर घूमने गए थे तब अचानक एक दिन सोते सोते आपको रात को ऐसा लगा कि कोई आपके बिस्तर को हिला रहा था, जोर से हिला रहा था। फिर आप चौंक के उठ गए, आपने देखा आसपास कोई भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डर गए। अब मामा के घर में पहले तो ऐसा कभी भी कुछ डरने जैसा नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ है और इस चीज़ के बाद ये जो नया इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अजीब लगने लगा, बहुत स्ट्रेंज लगने लगा। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको मामा के घर जाना अच्छा लगता है, लेकिन ये नया इंसिडेंस तो बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर फाइनली जब आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं हुई है, एक ही बार ऐसा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि बार बार हो,
और हो सकता है वो नींद में हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, शायद मैं सपना ही देख रहा था। तो फिर इस चीज़ को हमने अब ऐसा एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अब ये आराम से हमारे सबकॉन्शियस में जा सकता है। अब हम इस इंसिडेंट्स को भुला सकते हैं, इनफैक्ट आप भुला भी देंगे कि मामा के घर जाने पे एक रात को ऐसा हुआ था कि आपका बिस्तर कांपने लगा था। लेकिन अगर पहली रात बिस्तर कांपने लगा, फिर दूसरी रात बिस्तर कांपने लगा, फिर तीसरी रात ऐसे बिस्तर कांपने लगा और अब आप डरने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं, और फिर आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आप बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे हम जापान में हैं, तुम्हारे मामा का घर जापान में है, जापान में ऐसे हल्के फुल्के भूकंप के झटके लगते रहते हैं, ऐसी कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। तो अब आपने समझ लिया कि अब ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपने इसको एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग जगह दे दी और फिर आप इसको लेके रिलैक्स हो गए। सो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे को रिलैक्स कर सकता है, हमारे दिमाग में एक अच्छी जगह ले सकता है, उन सारी चीज़ों को हम चेतना में रखते हैं, और वो सारी चीज़ें जो डरावनी है, हमें चैलेंज करती है, हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है, वो सब अवचेतन मन में घुस जाता है। आपको शायद पता ही होगा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, तुम केवल अपना धर्म निभाओ। इंसान को हमेशा अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए, किसी और के धर्म का नहीं। अगर उसे अपने धर्म के रास्ते पे चल के निराशा भी मिले तब भी उसे अपना ही धर्म पालन करना चाहिए। अगर उसे किसी और के धर्म के रास्ते पे चल के फायदा भी हो लेकिन तब भी वो गलत होगा, उसे केवल अपना ही धर्म फॉलो करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब धर्म की बात करते हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो काम करना जिस काम को करने के लिए एक व्यक्ति बना है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंसान का अंदरूनी मेकअप है, इंसान जिन गुणों को लेके पैदा हुआ है, उन्हीं गुणों को समझ के पहचान के उसे उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अर्जुन का धर्म है कि वो योद्धा है और उसे अभी युद्ध करना है, उसे साधु नहीं बनना है इस वक्त, उसे दार्शनिक नहीं बनना है इस वक्त, उन्हें सिर्फ युद्ध करना है। ठीक इसी तरीके की विचारधारा हमें यूरोप में भी मिलती है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने लोगों से ये कहा था कि हर इंसान के अंदर एक आइडियल सेल्फ होता है। वो आइडियली बिल्कुल परफेक्टली कैसा बनना चाहता है, उसे सदैव कोशिश करते रहना चाहिए कि वो आइडियल सेल्फ के जैसा बन सके। लेकिन ये सारे विचारों के ऊपर यूरोप में बहुत पहले किसी ने बात की थी। 1849 में सोरेन किरकेगार्ड ने अपनी किताब को लिखा सिकनेस ऑन टू डेथ। इसमें उन्होंने कहा कि अगर इंसान खुद को समझना चाहता है तो उसको खुद के साथ मंथन करना चाहिए, अकेले में बैठ के सोचना चाहिए, और इस मंथन से ही वो सब तरीके की निराशा से बच सकता है, बाहर आ सकता है। किरकेगार्ड को लगता था कि निराशा या विचलित करने वाली बेचैनी, डिस्पेयर, ये अलग अलग किस्म की होती है। अगर हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं तो हमें एक अलग लेकिन बहुत लो लेवल का डिस्पेयर होता है। जब हम धीरे धीरे खुद को पहचानने लगते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, तो हमें एक अलग लेवल का डिस्पेयर होता है। फिर और ज़्यादा जब हम अध्ययन करने लगते हैं और हम ये पाते हैं कि हमारा जो रियल सेल्फ है उसे हम पसंद ही नहीं करते, जो हमारे अंदरूनी गुण है, जो हमारी एक्चुअल रियल ट्रू पर्सनालिटी है, वो पसंद करने लायक ही नहीं है, तब हमें बहुत ज़्यादा डिस्पेयर होता है। किरकेगार्ड को लगता था कि अगर मन की शांति पाना चाहते हो तो हिम्मत दिखाओ और वो काम करो जिस काम को करने के लिए आप बने हैं। किरकेगार्ड के बारे में अगर हम समझे तो वो एक बहुत ही वैभवशाली डैनिश परिवार से थे, माता पिता के अकेले बेटे, बहुत सारी संपत्ति के मालिक। उनकी एक बार एंगेजमेंट भी हो गई थी कि शादी हो जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने एंगेजमेंट को तोड़ दिया, कहा कि मैं शादी के लायक ही नहीं। हमेशा से ही शांत स्वभाव के,
सब पैसे, वैभव, सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से अलग थलग रहने वाला नेचर था उनका। किरकेगार्ड को लगता था कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं ये पता लगाऊं कि मुझे करना क्या चाहिए, ना कि ये कि मुझे कहना क्या चाहिए। हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम जो हुआ है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में हुआ है। इसलिए वो मन को जब स्टडी करते हैं तो बार बार इस चीज की तरफ चले जाते हैं कि फायदा किसमें है, लाभ किससे होगा। ऐसे समय में जब किरकेगार्ड कहते हैं कि भाई लाभ का छोड़ो, बस ये पहचानो कि तुम कौन हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस विचारधारा को आगे जाके एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का रूप लेने का मौका मिला। आर.डी. लैंग जैसे लोगों ने इस फील्ड में बहुत गंभीर काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि इंसान को, उसकी पर्सनालिटी को शेप करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, नेचर का या नर्चर का। यानी कि बायोलॉजिकली उसे जो चीजें मिली है, इनहेरिट किया है उसने अपने डीएनए में, वो उसके पर्सनालिटी को तैयार करता है, या फिर उसका जिस तरीके से लालन पालन हुआ है, उसको जिस तरीके से बड़ा किया गया है, वो तय करता है कि इंसान की पर्सनालिटी ये कैसी होगी। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ महाभारत से। महाभारत में एक राजा थे, राजा परीक्षित, जिन्हें एक श्राप मिला और फिर उन्हें पता लगा कि वो बहुत ही जल्द मर जाएंगे। जब उन्हें पता लगा कि उनके पास जीने के बस कुछ ही दिन बाकी है, तो बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत निराशा में घिर गए कि जिंदगी में कितना सारा काम बाकी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सब बेकार है, और इतनी चिंता में थे, कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक तभी उनके पास आते हैं महर्षि सुखदेव, और सुखदेव आके उन्हें याद दिलाते हैं कि अरे आपके परिवार में इतने महान लोग रहे हैं और आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आप महान राजा युधिष्ठिर के नाती हैं, आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके परिवार का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है भगवान कृष्ण से, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम हमारी दादा दादियों के सारे अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, और उनको अगर कोई हम याद दिलाते तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। और इसी के साथ महर्षि सुखदेव महाभारत की कथा को शुरू करते हैं। वैसे महर्षि सुखदेव का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो पुत्र है वेद व्यास के, यानी कि कृष्ण वेद व्यास, जिन्होंने पूरे सारे वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिन्होंने महाभारत की रचना करने में मदद की, जिन्होंने रचना की और भगवान गणेश ने उस रचना को लिखा है। तो आप समझिए कि सुखदेव ने कितने सारे गुण अपने पिता से पाए होंगे। वैसे वेद व्यास के पिता भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो थे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर के पिता थे महर्षि शक्ति, और महर्षि शक्ति के पिता थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ वही हैं जो भगवान राम के गुरु हैं। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से देखें तो देखिए किस तरीके से इतना सारा जीनियस एक ही परिवार में भरा हुआ है। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जीनियस हो पाना या हमारे गुण ये फैमिली अपब्रिंगिंग के वजह से होती है, या फिर ये इस वजह से होती है कि हमारे परिवार में कितने ज़्यादा गुणी लोग हैं, उन्होंने हमें किस तरीके का जेनेटिक या बायोलॉजिकल गिफ्ट दिया हुआ है, किस तरीके की बायोलॉजिकल हेरिटेज हमें दी हुई है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे सर फ्रांसिस गैल्टन। साल था 1869 और उन्होंने अपनी किताब निकाली थी हेरिडिटी ऑफ जीनियस। इस किताब में सर फ्रांसिस गैल्टन लिखते हैं कि बहुत सारे जो ज्यादा गुणी लोग हैं वो ज्यादातर कुछ खास परिवारों से ही होते हैं। उनके अंदर वो खास गुण होते हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल होने में, कोई नया आविष्कार करने में मदद करता है।
उन्होंने इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड अध्ययन भी किया था। इनफैक्ट लंदन का या इंग्लैंड का, हम कह सकते हैं यूरोप का भी सबसे बड़ा सर्वे और सबसे पहला सर्वे स्टडी उन्होंने किया था, जहाँ पे उन्होंने सर्वे करके बहुत सारे लोगों को सर्वे के फॉर्म्स भेजे थे। लोगों ने उस समय उन सर्वे का जवाब दिया था, सारे सवालों के जवाब दिए, जवाब वापस आए, हजारों लाखों की संख्या में डेटा जमा हुआ था। और हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर्स नहीं थे। सर फ्रांसिस गैल्टन ने अपने अध्ययन से ये पाया कि इंसान के गुणों में ज्यादा योगदान उसके नेचर यानी कि बायोलॉजी और हेरिटेज की ही है, वो सारे जेनेटिक्स जो हमें हमारे माता पिता से मिला है। जब भी जेनेटिक्स और पेरेंटिंग के बीच की लड़ाई होती है, यानी कि एनवायरनमेंट वर्सेस बायोलॉजी की लड़ाई होती है, नेचर वर्सेस नर्चर की लड़ाई होती है, तब जीत हमेशा नेचर की होती है। अर्थात उनका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये टेंडेंसी है या ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन है कि वो आसानी से नशा करने की आदत में फंस सकता है, अगर उसे हम ऐसे एनवायरनमेंट में भी बड़ा करेंगे जहाँ पे उसे किसी तरीके के नशे के बारे में पता ही नहीं है, अगर हम उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा करेंगे जहाँ पे बहुत सारे साधु लोग रहते हैं, फिर भी उसको जैसे ही मौका मिलेगा अपने एडिक्टिव टेंडेंसीज को बाहर निकालने का, वो इमीडिएटली किसी चीज़ की आदत में फंस जाएगा और फिर एडिक्टेड हो जाएगा। नेचर वर्सेस नर्चर की लड़ाई में जीत हमेशा नेचर की ही होती है। हम समझ सकते हैं कि फ्रांसिस गैल्टन को ये बात इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लग रही थी और वो ये क्यों सिद्ध करना चाहते थे कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर फ्रांसिस गैल्टन बेसिकली सर चार्ल्स डार्विन के फर्स्ट कजिन हैं और आप समझ सकते हैं उन्हें कितना अजीब लगा होगा कि इतने सारे महान लोग उनके ही परिवार में क्यों हैं। वो ज़रूर इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि हम सारे महान लोग एक ही परिवार से इसलिए हैं क्योंकि हमारे परिवार में वो खास बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, वो खास जेनेटिक्स है जो हमें समाज में सक्सेसफुल होने में, कुछ नया इजाद करने में, बड़ा महान काम करने में मदद करती है। लेकिन इस तरीके के विचारधारा को बाद के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने चैलेंज भी किया है और कहा है, क्या आप इस चीज को नहीं देखेंगे कि ये जो खास गुण हमें कुछ परिवारों में दिखाई दे रहा है, ये वही परिवार है जिनके पास ज्यादा फ्री समय है, ज्यादा रिसोर्सेज है, पैसे हैं, ज्यादा आसानी से वो उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होगी, आसानी से आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप ज़िंदगी में अच्छा ही करोगे ना। हम जानते हैं कि दुनिया में पावर, पैसे बस कुछ परिवारों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और फिर वो उन पावर और पैसे का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं, दूसरों को अब्यूज़ भी करते हैं इकोनॉमिकली और सोशली, लेकिन साथ ही साथ पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पर भी असर डालते हैं, पूरी की सिविलाइजेशन को भी शेप कर देते हैं अपने डिसीजन से, अपने एक्टिविटीज से, अपनी इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेशन से। सर फ्रांसिस गैल्टन के हिस्ट्री को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही कम उम्र से एक बहुत बड़े जीनियस थे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उनकी महारत थी। इनफैक्ट 2 साल की उम्र तक वो बहुत ही आसानी से फर्राटे से पढ़ाई कर सकते थे, किताबें पढ़ सकते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने में बिता दिया और उनके इस काम की वजह से उन्हें इंग्लैंड के राजा के पास से नाइटहुड भी मिला। आपको पता है मेडिवल यूरोप में मानसिक पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था? उनको उठा के लेके जाते थे और फिर मेंटल असाइलम्स में बंद करके रखा जाता था, कमरों में बंद करके रखा जाता था। ना दवाई देना, ना उन्हें साफ सुथरा रखना, ना उनकी कोई केयर करता था, बस बंद करके रखा जाता था जानवरों की तरह।
ऐसी सिचुएशन में ये समझना कि पागलपन के भी अलग अलग प्रकार है और उसे दुनिया को समझाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। और इस काम को किया एमील क्रेपलिन ने। 1883 में एमील क्रेपलिन ने यूरोप को और बाकी दुनिया को ये समझाया कि मानसिक विकार कई कई किस्म के होते हैं। एक ही किस्म का बस पागल है बोलेंगे तो नहीं चलेगा, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो मानसिक विकार है, इसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। क्रेपलिन ने ये समझाया कि कहीं पे ये सारे जो इश्यूज हैं, ये मानसिक तकलीफें हैं, ये बहुत हद तक बायोलॉजिकल है नेचर में, यानी कि हेरिडिटी के वजह से हो रही है, जेनेटिक्स के वजह से हो रही है। ये इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि इंसान का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या उसकी देखभाल नहीं की गई है। इसका मेन कारण बायोलॉजिकल ही है। हाल फिलहाल के जितने भी रिसर्चेस रहे हैं, अभी जो हमने पेट स्कैन, MRI स्कैन्स और दूसरे स्टडीज से देखा है, तो हमने यही पाया है कि हाँ, कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे अन्य न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि OCD हो गया हो, इन सारी बीमारियों में सच में बायोलॉजिकल कनेक्शन ज़्यादा है। ये इस वजह से ज़्यादा होती है कि इंसान के परिवार में ये बीमारी होने के चांसेस है, तो फिर उसे भी परिवार से ही ये चीज़ मिली है। अर्थात अगर एक इंसान के परिवार में पागलपन रहा है और वो जब छोटा बच्चा था उसे तभी ही किसी और परिवार में भेज दिया गया हो, इसे कहते हैं अडॉप्शन स्टडीज या ट्विन स्टडीज, यहाँ पे उसे उसके जुड़वा से दूर बड़ा किया गया हो। तो अगर हम ये देखेंगे कि उसका फैमिली एनवायरनमेंट बदल दिया गया है और फैमिली एनवायरनमेंट बदल देने के बावजूद इंसान में पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं जो उसके परिवार वालों में थे, इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो भी लक्षण है मानसिक विकार के, वो परिवार में ही चलते आ रहे हैं, बायोलॉजिकल ही है, जेनेटिकली ही लिंक्ड है। और अगर हम उनका एनवायरनमेंट बदल भी दे तो फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है, फिर उस इंसान को कोई तकलीफ होगी ही नहीं। एमील क्रेपलिन का बहुत ज़्यादा प्रभाव साइकाइट्री पे पड़ा है, यानी कि उन डॉक्टर्स के ऊपर जो मानसिक विकार का ट्रीटमेंट करते हैं। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट में फ़र्क है। मनोवैज्ञानिक मन को समझते हैं, मन के गुणों को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। साइकाइट्रिस्ट मानसिक विकार की स्टडी करते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं, दवाई देते हैं। ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है। साइकाइट्रिस्ट दवाई देते हैं, मनोवैज्ञानिक दवाई नहीं देते। और हम देखते हैं कि क्रेपलिन ने समझाए हुए ये साइकाइट्री का असर आज भी दिखाई देता है, जहां आज भी मानसिक विकार की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत हद तक दवाई पे ही डिपेंडेंट है। पहला लेक्चर है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन। अभी 1 मिनट बाद ये खत्म होने के मैम जो है वो आपको पढ़ाएंगी। अगर आपको पूरा साइकोलॉजी समझना है, पूरा का पूरा साइकोलॉजी समझना है, तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ये तो पहला एक डेमो लेक्चर है। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के लिंक में, जो कोर्स का लिंक दिया है ना, वहां पे मिलेगा। इसमें मेजर स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियर, दूसरों को कैसे एनालाइज करें, दूसरों का दिमाग कैसे पढ़े, कॉग्निटिव दिमाग को कैसे समझे, ह्यूमन सोसाइटी को कैसे समझे, कंसेप्ट्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सब कुछ हमने इस शानदार मॉड्यूल में बताई है। और आपको एक सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, 400 रुपए का है शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।